हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य के क्रम में हमारा जो है यहाँ पे थ्योरी क्लास कंप्लीट हो रहा है, जिसके अंदर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु काल हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपने ये सभी चीज़ें अगर नहीं देखी हैं तो पहले वीडियो को कंप्लीट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डाल दूंगी, जहाँ से आप एक बार में उसको देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद द्विवेदी युग कीजिएगा। सीक्वेंस में चलेंगे तो चीज़ें आपको आसान रहेगी। आज की पूरे क्लास में आपका द्विवेदी युग खत्म हो जाएगा। एक दिन में ही करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए। ठीक है, तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं द्विवेदी युग। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि समय आपका बहुत कम है। बहुत ही जल्द आपको TRE 4 का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है और चुनावी माहौल है। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही रफ्तार में ये पूरा वैकेंसी आपका जाने वाला है। आपको समय बहुत कम मिलेगा, इसीलिए जो है हमने बहुत ही पहले ये चीज़ें हमने स्टार्ट की ताकि आपका आधा से ज़्यादा चीज़ कवर हो जाए और आप बहुत ही आसानी से सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। हर एक टॉपिक का जीके जीएस का आपका प्रत्येक टॉपिक से मैं घटना चक्र का बुक आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। एकदम टॉपिक वाइज रहेगा और उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि एक एक टॉपिक उसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है उसमें, और वो बहुत ही बेस्ट बुक है। आप खुद से भी चाहे तो कर सकते हैं। तो वो बुक जो है आपका एक एक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी तो बहुत कम ही आता है इसमें हालांकि, और ये सारा मैं आपको कवर करवाऊँगी। जनरल साइंस का, ठीक है, तो NCERT बेस्ड भी मैंने आपको करवाया है इसी चैनल पे, तो आप जाके वो भी विज़िट कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो ये सभी चीज़ें बात रही आपको जानकारी मैं देना चाहती थी कि हिंदी साहित्य और JK GS का नोट्स आप सभी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं वो 7992287750 पे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके यहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं हिंदी साहित्य का और JK GS का। ये हिंदी साहित्य का वही नोट्स है जो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, ठीक है। हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको टॉपिक पढ़ना है और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। अब आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे JK GS से संबंधित, ताकि आपका किसी भी प्रकार से जो है क्वेश्चन बाहर ना आए, ठीक है, और आप आसानी से सेलेक्ट हो पाएँ। तो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्टिव होके पढ़ना होगा सिलेक्शन पाने के लिए। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। तो जितनी चीज़ें करवा रही हूँ बस उसको आप अगर कर लेते हैं तो इतना मोर देन इनफ होगा आपके लिए। अभी हालांकि सुनने को मिल रहा है एस्टेट भी आपका देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम से पहले। पता नहीं इतना सब कुछ इतना जल्दी कैसे होगा, पर देखते हैं, नोटिस आने के बाद ही कुछ सही से कहा जा सकता है। तो चलिए ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप जितने भी लोग आप पसंद कर रहे हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं द्विवेदी युग। आज का पूरा क्लास आपका द्विवेदी युग खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे, सरस्वती पत्रिका के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय काव्य धारा के कौन से प्रमुख कवि है। यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूँ तो TRE 1, 2, 3 की मैं बात करूँ, 1, 2, 3 तीनों में ही आपका जो है द्विवेदी युग से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पिछले बार भी आपका दिनकर से प्रश्न बना था, मैथिली शरण गुप्त से प्रश्न बना था, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है और आगे भी बनेगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। इसके अंदर हम राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि के बारे में जानेंगे, जो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी जी हो गए, फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हो गए। इस प्रकार से दिनकर हो गए, सोहन लाल, श्याम नारायण पांडे की भी हल्दी घाटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। स्वच्छंदतावादी कवि के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से कवि जो है वो स्वच्छंदतावादी कवि के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला नाम तो आपका श्रीधर पाठक का आता है। तो क्या वो सारा कुछ है, ये किन्होंने द्विवेदी काल को क्या कहा, कौन सा प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, वो ऑल सब कुछ आपका आज कवर हो जाएगा। तो फटाफट से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो लाइन है उसी को देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भारतेंदु युग जो है वो आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है।
यहाँ पे हमने जब भारतेंदु युग को कंप्लीट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारतेंदु युग जो है आपका भारतेंदु आधुनिक काल के लिए आपका सबसे पहला द्वार देखने को मिलता है। लेकिन द्विवेदी युग जो है ये इसका विस्तृत प्रांगण है। इसका मतलब क्या है, तो द्विवेदी युग में प्रवेश द्वार हुआ, मतलब कि आधुनिक में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्रज भाषा का ही अधिकतर प्रयोग आपको देखने को मिला होगा। हालांकि उसमें बहुत सारे गद्य विधा का भी प्रयोग आया, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आपका कब आया, द्विवेदी युग में। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है। मतलब यहीं पे जो है बच्चे सबसे पहले प्रवेश करते हैं द्वार से, ठीक है, और आंगन में क्या करते हैं, खेलते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा विस्तार जो है वो द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि 19वीं सदी का अंत जो है होते होते भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति व नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगा और लंबे समय तक काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा। तो यही बात मैं आपको कह रही थी कि भारतेंदु काल में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि ब्रज भाषा का आकर्षण विद्यमान था। वहाँ पे काफ़ी जो कवि थे वो ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएँ करते थे। लेकिन वो क्या हुआ, 19वीं सदी आते आते, ठीक है, 19वीं सदी आते आते क्या हो गया कि ब्रज भाषा का आकर्षण जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसकी जगह किसने ले ली, तो खड़ी बोली ने ले ली, खड़ी बोली हिंदी ने ले ली। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रथम जो नाम आता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का आता है और इन्हीं के नाम पे जो है इसका नामकरण किया गया है द्विवेदी युग। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्विवेदी युग जो है ये किसकी गरिमा के लिए, किसके रचनाओं को ध्यान में रखते हुए ये नामकरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त भी देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन में, महावीर प्रसाद द्विवेदी देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, और भी 2-4 आपको डाल दिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। अब एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखिए जो इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया है। सब कुछ हाईलाइट कर दूंगी तो फिर आपको वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा देखने में, लेकिन मैंने जहाँ तक है जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट भी किया ताकि आपका ध्यान अच्छे से जाए। जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ, और जो लोग भी मैसेज कर रहे थे उनको भी मैं बता देती हूँ कि आपको ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है, द्विवेदी युग का भी आपको आज मैं डाल दूँगी शाम में, ठीक है, मतलब रात में डाल दूंगी। और आपको भारतेंदु का क्वेश्चंस भी मिल गया है तो वो आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नगेंद्र ने द्विवेदी काल को क्या कहा है, जागरण सुधार काल नाम दिया है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को क्या नाम दिया है। तो जागरण सुधार काल नाम दिया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और देखिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है द्विवेदी युग को, तो नई धारा द्वितीय उत्थान। अब ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा, नई द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान, तृतीय उत्थान, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो द्वितीय उत्थान याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए कि पहले भारतेंदु आता है, पहले भारतेंदु आता है, उसके बाद कौन आता है, द्विवेदी आता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है तो द्वितीय उत्थान, या फिर द्विवेदी से द्वितीय याद रख लो ना। ठीक है, द्वितीय से द्विवेदी, द्विवेदी से द्वितीय याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे द्वितीय उत्थान किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत ज़्यादा इस पर कन्वे नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रथम उत्थान कहा है। ठीक है, नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा है, द्विवेदी युग को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप कैसे याद रखेंगे, भारतेंदु की तरफ देखो, भारतेंदु हम लोग पढ़ते हैं कि पहले भारतेंदु है फिर द्विवेदी है, लेकिन भारतेंदु जी के लिए तो उनके बाद मतलब कौन हुए, उनके लिए तो श्रेष्ठ कौन हुए, द्विवेदी जी हुए, तो वो प्रथम मानते हैं उनको। ठीक है, बस ऐसे याद रख लेना, नई धारा प्रथम उत्थान। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, बस इतनी बातें ही ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ भी आपको यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा नोट्स आपके लिए बनाया है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू यहीं से उठ के देखने को मिलेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे जन्म और मृत्यु दिया गया है 1864 में इनका जन्म और 1938 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म जो है वो रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ है। याद रखेंगे कि आपको सबका नहीं करना है, सबका जन्म आपको याद नहीं रखना है, जन्म स्थान आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, 1-2 का ही पूछा जाता है, सबका नहीं पूछते हैं, क्योंकि आप जैसे अब डॉक्टर नगेंद्र का ही पुस्तक से मैं ये पूरे नोट्स बनाती हूँ, ऑथेंटिक बुक रहता है तो उसमें आपको परेशानी नहीं होती है, वरना आप कोई और बुक
से बनाइएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बहुत सारी त्रुटियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑथेंटिक बुक से पढ़ाने का यही फ़ायदा होता है कि कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म, ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ का ही ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने सबका नहीं डाला है। अगर नगेंद्र की बुक में दिया गया हर एक कंटेंट मैं यहाँ पे डालूंगी तो वो फिर आप बुक ही पढ़ लोगे, नोट्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जितने पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा ही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए, आगे के लाइन में दिया गया है कि इनके लिखे हुए मौलिक और अनुदित जो गद्य पद की रचना है वो उनकी लगभग 80 मानी जाती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनके टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अनुदित रचनाएं काफ़ी ज़्यादा हुई। ठीक है, अनुवाद किया गया प्रत्येक जो खास करके जो इंग्लिश, उर्दू या बांग्ला के जो रचनाकार है उनकी रचनाओं को अनुदित किया गया। तो बस आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो द्विवेदी जी हैं उनका 80 जो है ग्रंथ माना जाता है और मौलिक काव्य रचना की और उनकी विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। अनुदित काव्य का ज़्यादा उनको जो सरस उनकी कृतियों में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनको जो है ज़्यादा कविता वगैरह वो उतना ज़्यादा नहीं करते थे। गद्य लेखन की बात करें, गद्य लेखन और संपादन के क्षेत्र में उनको विशेष सफलता मिली। और संपादन में आपको पता होगा कि कौन सी पत्रिका है, तो सरस्वती पत्रिका जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित देखने को मिलता है। कब उन्होंने शुरू किया था संपादन, कब से प्रारंभ किया, तो 3 आपको याद रखना है। ठीक है, 1903 में और 1920 तक ये संपादन कार्य को करते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, अभी आएगा नीचे आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनकी कुछ रचनाओं को याद रखिए। काव्य मंजूषा पूछा जाता है। ठीक है, काव्य मंजूषा जिसका यहाँ पे पूछा जा सकता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका जो है ना वर्ष नहीं पूछा जाता है, जिसका पूछा जाएगा उसका मैं यहाँ पे वर्ष भी डाल दूंगी। ठीक है, तो काव्य मंजूषा का कई बार आपका पूछा गया है। सुमन, कानकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी पूछा जाता है। ऋतु तरंगिनी, कुमार संभवसार काफ़ी बार पूछा गया और ये अनुदित रचना है, ये भी पूछा गया है, इसलिए मैंने अनुदित भी डाल दिया है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में डाल के रखा है कि किस प्रकार से प्रश्न आपके बने हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक कविता है जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, सर्गो नरक ठिकाना नहीं। इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ये ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जो है वो आलोचनात्मक तरीके से काफ़ी बार जो है हर प्रकार की चीज़ों में अपना आलोचनात्मक विचार जो है वो दृष्टिकोण वो रखते हैं। और यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी इन्होंने क्या कहा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाए हैं। ये पंक्ति किसकी है, शुक्ल जी की है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी बार जो है शुक्ल जी का पूछ लिया जाता है पंक्ति, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की, हिंदी साहित्य की दिशा और दशा बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। तो यहाँ पे क्यों जो है द्विवेदी जी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है वो सब भी हम देखेंगे। देखिए समझना ज़रूरी है, आप अपनी समझ विकसित कर लेंगे अगर साहित्य में, तो फिर आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी आपका एक भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। तो इसीलिए अभी आप सारे वीडियो को कंप्लीट देखिए, ध्यान से देखिए। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कुछ आपको पसंद आ रहा है, कुछ मैं ढंग का काम कर रही हूँ या नहीं, तो वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं और 1920 तक ये संपादन कार्य करते हैं। और ये जो इनका पीरियड रहा है 1903 से 20 का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को बिल्कुल पलट के रख दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि व्याकरणनिष्ठ की तरफ ध्यान दिया इन्होंने, शुद्धता की तरफ ध्यान दिया इन्होंने। ठीक है, छंद का विशेष इन्होंने ध्यान दिया। अभी सारा कुछ पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको पूरा द्विवेदी युग बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लास्ट में जब हम इसका
इसका देखने वाले हैं प्रवृत्ति, ठीक है। द्विविध युग का जब प्रवृत्ति हम देखेंगे क्या होता है, इतिवृत्तात्मकता, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, तो वो सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और लास्ट तक देखने के बाद आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरा द्विवेदी काल आपका समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊँगी तो बहुत आसानी से आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ये भी बना था एक बार कि जो है साहित्य साधना में आने से पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कार्य करते थे, तो वो रेल विभाग में नौकरी करते थे, ठीक है। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। अब उन्होंने क्या किया ये ध्यान में रखिए, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है मेरी क्लास को तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि रीति काल में क्या था। रीति काल में नायिका भेद पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। तो जब उस परिप्रेक्ष्य में लिखते थे जो भी कवि थे, तो उसको क्या किया गया, विविध विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और काव्य भाषा को, ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली को अपनाने का सुझाव भी दिया गया। तो यहाँ पे खड़ी बोली को विकसित करने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसे जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके, मतलब गद्य को भी समझा जा सके और पद्य को भी अच्छे तरीके से समझा जा सके, इसके लिए जो है खड़ी बोली का विकास इन्होंने इस पर जोर दिया, ठीक है। द्विवेदी जी के कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए गए। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा, निबंध क्या था, कवि कर्तव्य, उसमें उन्होंने कवि के कर्तव्यों को डिस्क्राइब किया था कि किस प्रकार कवि का कर्तव्य होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, तो उनकी विषय वस्तु, उनकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, उत्कृष्ट लेवल का होना चाहिए, छंद विधान अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नवीनता का समावेश उसमें होना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण को उभार के आना चाहिए, सामाजिक जो भी त्रुटियां हैं उस पर बात करनी चाहिए, और भाषा संस्कार पर विशेष इन्होंने बल दिया है। व्याकरण शुद्धि, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको ये एक मैं डेवलप करना चाह रही हूँ कि आप समझ विकसित कर पाएँ कि द्विवेदी युग में आखिर था क्या, ठीक है। सिर्फ आपको रचना और रचनाकार को रटना नहीं है, क्वेश्चन के जो पैटर्न्स हैं वो दिनों दिन बदल रहे हैं, ठीक है। आपको समझना होगा कि द्विवेदी युग में आखिर क्या सब भी बातें थी, क्या परिप्रेक्ष्य था, किस प्रकार की पृष्ठभूमि थी, ठीक है। तो द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार पर ध्यान दिया, व्याकरण की शुद्धि पर ध्यान दिया, विराम चिन्हों पर ध्यान दिया। अब विराम चिन्ह आप जानते हैं कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो त्रुटियों को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है विराम चिन्ह, ठीक है। तो उस पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है। इसके द्वारा इन्होंने हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का एक प्रशंसनीय कार्य किया है। तो ये सभी बातें क्लियर होंगी आपको। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, एक दिशा निर्देशक, एक चिंतक और नियामक के रूप में। ये पंक्ति आपकी पूछी गई है कि किसके बारे में कहा गया। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने जो विचार दिया है समाज में, जो कवियों को जो उसके कर्तव्य से उनको जो बोध करवाया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने दिशा निर्देशक की तरह कार्य किया है साहित्य के क्षेत्र में। अब देखिए हिंदी नवजागरण क्या था, क्यों जो है सुधार या नवजागरण काल जो है कहा है नगेंद्र जी ने, वो क्यों कहा है। सरस्वती की का क्या इतिहास है, सरस्वती पत्रिका का क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया। क्यों, यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है, रामविलास शर्मा ने इसीलिए हिंदी नव जागरण को हिंदी जाति का जागरण माना है, ठीक है। हिंदी नव जागरण को हिंदी जाति का जागरण किसने माना है, तो रामविलास शर्मा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी नवजागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान रहा है। अगर बात की जाए द्विवेदी युग में और तो प्रभा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभा और मर्यादा पत्रिका, साथ साथ सरस्वती पत्रिका, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब देखिए सरस्वती जो है वो भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका थी। एक तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका आपकी कैसी थी, तो याद रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका हिंदी की मासिक पत्रिका थी जो 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में इंडियन प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको लगभग 1987 के लगभग इसको बंद भी कर दिया गया था, फिर इसको जो है बाद में फिर से ओपन किया गया। तो इसका एक हिस्ट्री रहा, इसको बंद भी 1975 में इसको बंद किया गया था, हाँ।
अभी याद आया। तो ये देखिए 2020 में अभी इसको फिर से इंडियन प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। और अभी 2020 में देवेंद्र शुक्ला और 2023 में अभी रिसेंट में रविनंदन सिंह और अनुपम परिहार नाम के जो संपादक हैं इस पत्रिका में अभी कार्य कर रहे हैं। तो ये सभी बातें भी खैर ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आप एक एडिशनल जानकारी की तरह ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये तो समय आपको पता ही है कि इन्होंने जो है आधुनिक गद्य और कविता को विशेष रूप से खड़ी बोली को समृद्ध किया इन्होंने, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आगे चल के बना। सरस्वती के अन्य जो प्रख्यात संपादक हैं, पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो इसमें आपको सिर्फ पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आप फंस जाएंगे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी भी हैं, श्रीनाथ सिंह भी हैं, देवीदत्त शुक्ल भी हैं, ठीक है। और ये सभी बातें भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इनकी एक पुस्तक का नाम है ये, ठीक है। रामविलास शर्मा की पुस्तक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसमें सरस्वती पत्रिका के उद्धरण लेकर के उन्होंने इसका पुष्टि किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ाने वाले अनेक कवि सामने आए। मतलब उनसे बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली। मैथिली शरण गुप्त तो बहुत आगे में आते हैं, सबसे ऊपर पे आते हैं, एक तरह से मानिए तो उनके गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त ने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैथिली शरण गुप्त सबसे पहले आते हैं, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। यही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे कवि थे जो पहले ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे और फिर उन्होंने अपनी शैली को जो है परिवर्तित किया और फिर वो हिंदी नए खड़ी बोली में इन्होंने लिखना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे कौन से कवि हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा, देवी राय प्रसाद पूर्ण, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेश के प्रति अनुराग और स्वदेशी भावना से परिपूर्ण था। अभी सबका रचना मैं आपको बताने वाली हूँ, धैर्य रखिए, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविताएं लिखी। और देखिए सबसे ज़्यादा इससे प्रेरित हुए थे मैथिली शरण गुप्त। तो उनकी एक निबंध से प्रेरित होकर के गुप्त जी ने चिर उपेक्षित उर्मिला का महत्व बताने के लिए ही उन्होंने साकेत नामक महाकाव्य का निर्माण किया था, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को उन्होंने स्वीकार किया और एक पंक्ति भी बहुत फेमस है इसको लेके कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसके माध्यम से वो जो है इसका महत्व बता रहे हैं। आगे देखते हैं। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि खड़ी बोली के पद विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी, लेकिन द्विवेदी जी ऐसे कवियों को की भेजी गई कविताओं की भाषा को वो दुरुस्त करके और फिर वो सरस्वती पत्र में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा जो है वो साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। तो भाषा को शुद्ध करने में विशेष योगदान इन्होंने दिया है। अब हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत भारती और साकेत जैसे यशस्वी कृतियों के जो रचयिता है वो महावीर प्रसाद वो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं और राष्ट्र कवि की ख्याति इन्हें मिली है। कौन से रचना पर इन्हें राष्ट्र कवि की ख्याति मिली है, किन्होंने इसे राष्ट्र कवि कहा है, ये सब क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो वो सब भी हम देखने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो चिरगांव झांसी में 1886 ईस्वी में और निधन 1964 में हुआ। इनका भी आपको जन्म स्थान याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है उनका मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ये शिष्य थे, ठीक है। इनका जो प्रथम कविता, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे, हेमंत, इसका डेट भी याद रखिएगा 1905। और प्रथम काव्य जो है वो रंग में भंग। दोनों में अंतर क्या है, कविता और काव्य दोनों में बहुत अंतर है। देखिए प्रथम कविता जो है वो आपका हेमंत है और प्रथम काव्य जो है वो आपका रंग में भंग है। तो ये दोनों को आपको याद रखना, ये 1909 में प्रकाशित हुआ और ये 1905 में। वह हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारत भारती का प्रकाशन जो है 1900
12 ईस्वी में, तथा भारत के अतीत का गौरव का गान इसमें किया गया है। पूछा सकता है भारत भारती में किस प्रकार की विषय वस्तु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा भारत के अतीत का गौरव गान इसमें किया गया है। ठीक है, 1912 ईस्वी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गुप्त जी के लगभग 40 कृति मिलते हैं। ठीक है, तो 40 के 40 आपको याद नहीं करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले तो आप देखिए जयदत्त व्रत, जयदत्त व्रत 1910, भारत भारती 1912। इनका जो है डेट के साथ याद रखना ज़रूरी है, तो मैंने डेट भी डाला हुआ है, सबका डेट याद रखना नहीं है। ठीक है, पंचवटी 1925, हो सकता है क्रम में पूछ ले। झंकार 1929, साकेत, साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साकेत को याद रखेंगे, साकेत को याद रखेंगे 1931। यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, हिंदू 1927, किसान 1917, रंग में भंग 1909। इनकी अन्य रचना भी कुछ है जो इम्पॉर्टेंट है। सिद्धराज, बद्य प्रबंध, वैतालिक, किसान। वैतालिक भी आपका काफ़ी बार पूछा गया, ध्यान में रखेंगे। किसान तो हमने देखा ही। अब देखिए इनके 3 नाटक भी हैं जो प्रसिद्ध हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। लीलोत्मा, चंद्रहास और अनग, ये 3 जो हैं क्या है इसमें, तो ये 3 नाटक हैं जो मैथिली शरण गुप्त के हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना का मूल प्रेरणा कहाँ से मिला, तो देखिए अब जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता जा रहा है वो कुछ इसी प्रकार का होता जा रहा है कि आपको जो है एडिशनल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो एक लेख है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। इसमें उनको ये पता चला कि उर्मिला जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया, ठीक है, उनके बलिदान का उतना ज़्यादा प्रचार, उतना ज़्यादा गान नहीं हुआ जितना अन्य पात्रों का हुआ है। तो ये एक क्या हुआ, उदासीनता देखने को मिला उर्मिला के पात्र को, तो इसको इन्होंने उभार कर लाना समझा, और ये साकेत नामक रचना इन्होंने उर्मिला पर ही आधारित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह लेख जो है द्विवेदी जी ने अपने छदम यानी कि छिपा हुआ, उनका नाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित किया था। कौन सा लेख, जिससे प्रेरित हुए थे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, क्या था वो लेख क्या था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और इसका प्रकाशन उन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित किया था। क्लियर है आपको, आगे देखते हैं। साकेत जो है शब्द क्या है, पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। ये भी प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है, साकेत का अर्थ पूछा गया है अयोध्या। ठीक है सॉरी। अब यहाँ पे देखिए सर्ग से प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। पिछली बार भी आपका जो है सर्ग से प्रश्न बना था, मिलान करने के लिए दे दिया गया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 12 सर्ग हैं आपके किसमें, साकेत में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त की बात कर रही हूँ। ठीक है, गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा किससे मिली, भारत भारती। अभी तक हम साकेत की बात कर रहे थे, अब आ गया भारत भारती, जिसका आपको पता है 1912 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय काफ़ी की रचना है भारत दर्पण, इसी से इनको इस बुक को रचना करने की प्रेरणा मिली। तो काफ़ी बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। पूछा जाता है उर्मिला का विरह वर्णन किस सर्ग में, साकेत की किस सर्ग में किया गया है, नवम सर्ग में। ठीक है, या इनके मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला राम कथा का उपेक्षित पात्र रही हैं। और 8वें सर्ग में क्या है, कैकई का पश्चाताप दिखाया गया है। गुप्त जी ने मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है इसको, क्योंकि इन्होंने कैकई के पश्चाताप को भी इसमें दिखाया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है और 8वें सर्ग में कैकई का पश्चाताप है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा गया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन से उठाया मैंने।
तो मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, बुक में भी आपको मिल जाएगा, नवीन नगेंद्र की बुक में। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रचना पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, तो भारत भारती याद रखिएगा। साकेत में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, याद रखिएगा। साकेत आपका राम कथा पर आधारित था, तो उसमें राष्ट्र कवि का दर्जा क्यों दिया जाएगा, खुद भी दिमाग लगाएंगे तो आंसर कर लेंगे आप। भारत भारती में भारत के अतीत का गौरव गान किया है इन्होंने, इस पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। अब आपको याद रहेगा ये, ठीक है। और किन्होंने दी थी, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। राष्ट्रपिता ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी, ऐसे याद रख लेना, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से सुनते चलेंगे, आपको एक एक चीज़ याद भी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचना मधुप उपनाम से इन्होंने अनुवाद किया। ये पंक्ति भी याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त का जो एक उपनाम है मधुप, ये किन की रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया, बांग्ला कवि हैं माइकल मधुसूदन, इनकी रचनाओं का जो अनुवाद ये करते थे वो मधुप उपनाम से करते थे, ठीक है। 1-2 बार मिला है ये क्वेश्चन, तो मैंने डाल दिया है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री, कार्ल मार्क्स है, गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल का हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी क्वेश्चन आपका बहुत फेवरेट है, पूछा जाता है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। देखिए इनकी जो रचना है, इसके विषय वस्तु से प्रश्न बनता है, इसके सर्ग से प्रश्न बनता है, इसके जो भाषा है उससे प्रश्न बन जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर रही हूँ। सभी जो रचनाकार है सबका हम नहीं करेंगे, सबका सिर्फ हम रचना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसका जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है और इसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है। तो ये आप गुप्त जी ने नारी की व्यथा को, यहाँ व्यवस्था हो गया, व्यथा होगा, व्यथा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। क्या है वो पंक्ति, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। ये पंक्ति जो है बहुत फेमस है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए राष्ट्रीय काव्य धारा के कुछ और हम कवि की बात करेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ नाथूराम शर्मा, यहाँ पे कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, नाथूराम शर्मा, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम प्रसाद त्रिपाठी, राय प्रसाद पूर्ण। ये देखिए आप इस प्रकार से ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना, ये इनका उपनाम एक तरह से, ठीक है। रामचरित उपाध्याय, ये सभी उल्लेखनीय हैं। कौन, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं ये, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, तो याद रखिएगा ये सभी नाम अभी जितना भी बताऊंगी ये सभी आपका इसी के अंदर आएगा। अब देखिए नाथूराम शर्मा की एक पंक्ति है जो बलिदान की प्रेरणा पर आधारित है। देशभक्ति वीरों करने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो आप इसको देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जो देशभक्ति से ओतप्रोत इनकी रचनाएं हुआ करती हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता है, ये भी देशभक्ति राष्ट्रीय स्वर इसमें विद्यमान है। जिसको ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वह न ही नर पशु निरा है, वह मृतक समान है, ठीक है। तो ये भी जो पंक्ति है, ये पंक्ति आपकी काफ़ी बार पूछी गई है, किसका है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है, ठीक है। एक गुप्त जी का भी देख लीजिए जो भारत भारती से लिया गया है, भारत के अतीत गौरव का इसमें अंकन किया गया है। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, काफ़ी बार पूछी जाती है, भारत भारती में इन्होंने ये पंक्ति कही है। चलिए आगे अब हम फटाफट से देख लेते हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के जितने भी कवि हैं उनके बारे में, ठीक है। इसमें हम अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राय देवी प्रसाद, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और कौन रह गए, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखेंगे। सियाराम शरण गुप्त से भी प्रश्न पूछा जाता है आपका। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी इसी के अंदर आ जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान आ जाएंगी, फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद आ जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम देखेंगे। सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इनका जीवन काल देख लीजिए, हालांकि पूछा नहीं जाएगा पर आप देख लीजिए 1865 से 1947, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आजकल, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब रचना की बात करें, प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है,
1914 ईस्वी। पद्य प्रसून 1925 ईस्वी। चुभते चौपदे 1932। चोखे चौपदे रस कलश 1940। वैदेही वनवास 1940। पारिजात 1937। कल्पलता 1937। प्रेम प्रपंच 1900। रस रहस्य 1899 और कृष्ण शतक 1882। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिऔध जी का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इनकी सभी रचनाओं को याद रखेंगे। डेट के साथ मैंने डाला है क्योंकि पूछा जाता है। सर्ग में विशेष रूप से आपका यहाँ पे मैंने डाला, जैसे प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है, ये भी महाकाव्य है, ये भी आप ध्यान में रखिए कौन सा खंड काव्य है, महाकाव्य है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली में रचित है, ये भी याद रखेंगे। और 17 सर्ग है इसमें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें कितना है? 17 सर्ग है। कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन इसमें किया गया है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आपका बना है, रिपीटेड फॉर्म में बना है। ठीक है, रिपीटेड मोड में बना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, किसे माना गया है, तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। किसका है? हरिऔध जी का। प्रिय प्रवास जो है इसका पहले क्या नाम था? सर्वप्रथम इसका जो नाम था वो था ब्रजांगना विलाप। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रस कलश की बात करें, इनकी जो रचना है रस कलश, ये ब्रज भाषा रचित एक रीति ग्रंथ है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। पारिजात की बात करें, इसमें 15 सर्ग है। ठीक है, सर्ग वाला मैं बता दे रही हूँ क्योंकि पूछा जाता है। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास की बात करें तो यह राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इसमें 18 सर्ग हैं। तो इनका 3 याद रखिए, प्रिय प्रवास, रसकलश और वैदेही वनवास, तीनों का सर्ग याद रखना है। ठीक है, एवं राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा जो है वह वैदेही वनवास में कहा गया। नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, वैदेही मतलब सीता और वनवास मतलब वो जब उनका निर्वासन हुआ, उनको वनवास भोगना पड़ा, उस समय की कथा है। हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा गया। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, और बहुत ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार और भी आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार, मंगला पारितोषिक, इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। आगे हैं हमारे राय देवी प्रसाद। इनका बहुत ज़्यादा कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ डाला भी नहीं है ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे, है ना। राय देवी प्रसाद 1868 से 1915। प्रमुख रचना कौन कौन सा है? स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और वसंत वियोग। ठीक है, इनके देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियों की रचना इन्होंने की है। कुछ ये इंपॉर्टेंट बात था। आगे हमारे रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का समय है 1872 से 1938। इनकी रचना है राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सदा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, सुक्ति मुक्तावली। ठीक है, रामचरित चिंतामणि आपका पूछा गया 1-2 बार। प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा। ठीक है, महाकाव्य नहीं है, प्रबंध काव्य है। सुक्ति मुक्तावली नीति परक काव्य है। द्विवेदी जी के प्रभाव में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया था। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की बात करें तो 1883 से 1972 इनका समय है। इनकी रचना की बात करें कृषक कुंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुण कादम्बनी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। राष्ट्र प्रेम की कविताएं त्रिशूल उपनाम से इन्होंने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। आगे है राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये चारों याद रखना, चारों का डेट भी याद रखना। इस प्रकार से क्रम में पूछ लिया जाता है राम नरेश त्रिपाठी का, मिलन, पथिक, मानसी, मानसी, पथिक, मिलन। तो याद रखिएगा, पहले आपका मिलन है, फिर पथिक है, फिर मानसी है और फिर स्वप्न है। ठीक है, प्रबंध रचना की प्रवृत्ति रही है इनकी। मानसी में देशभक्ति की रचनाएं हैं। देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण के लिए विख्यात हैं। आगे आते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जो समय है वो है आपका 1889 से 1668 ईस्वी। प्रमुख रचना की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ही पूछा जाता है। हिम किरीटनी भी पूछा गया है, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता। माता कई बार पूछा गया है। हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी भी आपका कई बार पूछा गया है। कलर चेंज करते, मज़ा नहीं आ रहा। और
पुष्प की अभिलाषा नामक इनकी एक कविता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। हमें तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर लड़ने जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। मैं भी भूल गई थी, चलिए याद आ गया। उपनाम क्या इनको मिला है? एक भारतीय आत्मा, काफ़ी बार पूछा गया। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनका संपादन, ये पत्रिका भी याद रखिए, प्रभा, प्रताप और कर्मवीर, काफ़ी पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने इसमें भी संपादन कार्य किया है। और सियाराम शरण गुप्त की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य विजय काफ़ी पूछा जाता है। अनाथ, दुर्वानल, विषाद, आद्रा, पाथे, बापू काफ़ी बार पूछा गया है। मृण्मयी, ये सभी जो रचनाएं हैं वो सियाराम शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं ये, छोटे भाई, ठीक है। गांधीवाद पर इनकी बहुत अटूट आस्था थी। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा, सत्य, करुणा जैसे इनके मूल्य जो इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। आगे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचना देख लेते हैं। 1897 से 1960। रचना क्या है? कुमकुम, उर्मिला, अपलक काफ़ी पूछा जाता है। रश्मि रेखा, क्वासी काफ़ी पूछा जाता है। हम विस्पाई जन्म के, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्र प्रेम और प्रणय की भावनाओं से ओतप्रोत काव्य इन्होंने लिखा है। प्रभा और प्रताप का संपादन भी किया है। भारत के अतीत गौरव गान इन्होंने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिधारा और मुकुल रचना, ठीक है। झांसी की रानी इनकी बहुत ही लोकप्रिय कविता है, ये पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछ लेगा झांसी की रानी किसकी कविता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, 1907-1986, रचना जीवन संगीत, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, इम्पॉर्टेंट है दिनकर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी रचना देखिए। इनका समय 1908 से 1974। रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील कुसुम, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक और हारे को हरिनाम। तो यहाँ पे आपका सारा रचना है जो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अनूदित काव्य रचनाएं हैं कुछ इनकी। आत्मा की आंखें काफ़ी पूछी जाती है। D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद इन्होंने किया है, ठीक है। सीपी और शंख भी किसका है? दिनकर जी का, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आत्मा की आंखें और सीपी और शंख, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अब इनकी गद्य रचना है, इनकी गद्य रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, काफ़ी पूछा जाता है। शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी, तो ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। उर्वशी गीति नाट्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। कब मिला है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी बार बताया है मैंने। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है। आगे देखते हैं। रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। रश्मिरथी ये काफ़ी बार पूछा गया है, किसके विषय वस्तु पूछा गया है रश्मिरथी का, तो याद रखिएगा कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर की कविताओं में ओज, औदात्य और वीर रस की प्रधानता है। उर्वशी श्रृंगार रस प्रधान काव्य ग्रंथ है। दिनकर के काव्य में प्रतिवादी भावनाएं भी उपलब्ध होती हैं, और ठीक है, उर्वशी में जो है पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से जो है इसका विषय वस्तु को आगे बढ़ाया गया है। आगे देखिए सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी का भी सिर्फ आपको रचना याद रखना है। भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा और पूजा गीत। आगे देखिए श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे में एक ही पूछा जाता है, हल्दी घाटी किसका है? श्याम नारायण पांडे का है। जौहर इन्हीं की रचना है। महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य। पद्मिनी के जौहर की कथा भी आधारित है। वीर रस के कवि हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं स्वच्छंदतावादी कवि, जो कि 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम पूरा द्विवेदी युग का प्रवृत्ति एक बार देखेंगे और इस क्लास को एंड करेंगे। तो स्वच्छंदतावादी कवि में आ जाएगा आपका, पहले तो ये कहते क्या है, स्वच्छंदतावादी कवि क्या होता है? रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। इन कवियों का जो विषय और शिल्प है वो नवीन है और युगीन चेतना पर आधारित है। स्वच्छंदतावादी कवि, और इन्होंने क्या किया है? प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम, व्यक्तिक स्वतंत्रता की चेतना को
इन्होंने अपनी कविताओं का विषय बनाया है। द्विवेदी युग में जो ये प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि हैं वो कौन है? सीधा सीधा एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों का भी रचना देखना है क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। इनकी कृति का विवरण देख लेते हैं। श्रीधर पाठक 1859 से 1928 इनका जन्म और मृत्यु। रचना देखिए कश्मीर सुषमा, बहुत पूछा जाता है 1904 में। देहरादून भी काफ़ी बार पूछा गया है। और भारत गीत इन्हीं का है। अनुवाद में देखें तो कालिदास का ऋतु संहार इन्होंने लिखा है। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी ए योगी, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये अनुवाद है, तो किसी भी एक रचना का ही इन्होंने अनुवाद किया होगा। तो गोल्ड स्मिथ के रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, श्रीधर पाठक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इनसे, तो इनको याद रखना है होगा आपको। तो हर्मिट जो है इनकी रचना गोल्ड स्मिथ की, उसका अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया है? एकांतवासी योगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा देखिए गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज, ठीक है, डेजर्टेड विलेज का जो अनुवाद है वो उजड़ ग्राम नाम से इन्होंने किया है। ठीक है, तो उजड़ ग्राम किसका है? श्रीधर पाठक का है। और ये किसका अनुवाद है? तो डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो गोल्ड स्मिथ के द ट्रैवलर का अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक के नाम से किया है। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इनकी कविता का विषय क्या था? देश प्रेम, समाज सुधार और प्रकृति का चित्रण। श्रीधर पाठक को खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको नोट करना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता इनका कौन सा है? गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत। और खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो एकांतवासी योगी, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हैं मुकुटधर पांडे, 1895, समय याद रखेंगे। और रचना में पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू। ठीक है, मुकुटधर पांडे मेन आप छायावाद में फिर जो इन्होंने कुछ बयानबाजी की है उस पर आप पढ़ेंगे। प्रगीत मुक्तकार हैं, स्वच्छंदतावादी कवि हैं, याद रखिएगा। रहस्य भावना, प्रेम भावना, प्रकृति चित्रण इनकी रचनाओं का विषय रहा है। और ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शुक्ला जी के माध्यम से, शुक्ल जी होगा। शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक इन्हें माना है। मुकुटधर पांडे, मेन क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो जब हम इसके बाद आपका छायावाद करेंगे तो वहाँ पे हम आपको और अच्छे से बताएंगे इनके बारे में। यह लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई हैं। चलिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके बारे में देख लेते हैं। इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन कौन सा? तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो मैं गोल घेर रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव शतक जो है 1929 में। गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला भी पूछा जाता है। हरिश्चंद्र बिहारी रत्नाकर संपादित है। ठीक है, हमीर हट संपादित है। दीप प्रकाश संपादित है। कवि कुल कंठाभरण भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है ये। जकी उपनाम से ये लिखते थे उर्दू में। ठीक है, उर्दू में जो ये कविता करते थे वो जकी उपनाम से करते थे। ब्रज भाषा मर्मज्ञ सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं जगन्नाथ रत्नाकर। और उद्धव शतक जो है वो भ्रमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। द्विवेदी युग के ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न जो हैं इनका समय आपका है 1880 से 1918। रचना याद रखिए तो हृदय तरंग की 2 कविताएं, प्रेम कली और भ्रमर दूत। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है इनसे। मैकाले की प्रसिद्ध रचना हॉरेसस का अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रवृत्तियां हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछे जाते हैं। द्विवेदी युग की कुछ प्रवृत्तियों पे बात करेंगे। इसको करते ही आपको पूरा द्विवेदी युग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? अभी तक इतना जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि राष्ट्रीयता की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपको हर एक कवि में देखने को मिली होगी। तो देश प्रेम, अतीत गौरव और स्वदेश का अभिमान पर जो है अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो द्विवेदी युग में आपको राष्ट्रीयता की भावना विशेष ध्यान रखना है। और एक जो है ये आपका हर बार आपको जो है ऑप्शन में देखने को मिलता है इतिवृत्तात्मकता। ये क्या होता है? तो प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। खंड काव्य,
एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए हैं इस समय पर। मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम रही है। प्रिय प्रवास और साकेत जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं इस युग में। इसीलिए इतिवृत्तात्मकता का मतलब क्या है, जहाँ पे खंड काव्य, महाकाव्य ये सब आपका ज़्यादा मात्रा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इतिवृत्तात्मक है, ये भी आपको याद रखना है। ये सीधा सीधा आपको जो है ऑप्शन में देखने को मिलता है। नैतिकता एवं आदर्शवाद क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो आपने यहाँ तक देखा है वो आपको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट देखा है तो आपकी ईमानदारी अगर है इस चीज़ में तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर ईमानदार रहेंगे तो ही आप सिलेक्शन ले भी सकते हैं। तो ये जो है धोखा आप अपने आप को देंगे अगर आप अभी भी अगर आप अच्छे से सेलेक्टिव हो करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर इतने कम समय में जो आदमी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की वेट में था, जो आदमी बाउंड्री लाइन पे था, जॉब वो ले जाएगा ना, आप क्यों ले जाओगे फिर? क्योंकि वो लोग उतना करके बैठे हैं, तो आपको भी वही मेहनत करनी पड़ेगी, वो ईमानदारी अपने अंदर आपको ला के रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो जो लोग आगे पहुंच चुके हैं, जो एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं, उनके बॉडी में और कितना आग लगा होगा आप सोच सकते हैं। तो आपको भी उसी तरह से जो है अपनी तैयारी रखनी होगी। नैतिकता एवं आदर्शवाद कटुता है पर सत्य है, इस चीज़ को स्वीकार कीजिएगा। नैतिकता एवं आदर्शवाद की भावना आपको बहुत इनकी रचनाओं में मिला होगा। ठीक है, श्रृंगार भावना का इन्होंने विरोध किया है ज़्यादा। इन्होंने ना ही इन्होंने नारीवाद पर ज़्यादा लिखा है, लिखा भी है तो मैथिली शरण गुप्त ने कुछ उपेक्षित पात्र को उजागर किया है। उनका जो बलिदान है, उनका जो योगदान है, उस पर उन्होंने बात की है। तो श्रृंगार भावना का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान आपको देखने को नहीं मिलेगा। नैतिक मूल्यों पर इन्होंने बात किया है। और द्विवेदी युग जो है वो काव्य आदर्शवाद से संबंधित है। काव्य को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसका है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये सभी बातें आप जान चुके हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, इस चीज़ को समझ में आपको आ रहा होगा। प्रकृति चित्रण पर भी इन्होंने जोर दिया है, इसीलिए मैंने सारे कवि के जो है नीचे आपको सब जगह मैंने लिखा है कहाँ पे प्रकृति चित्रण का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि प्रकृति का चित्रण इन्होंने बहुत किया है, जिसके में श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण किया है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति का अपने काव्य का विषय इन्होंने बनाया है। अनुदित रचनाएं काफ़ी हुई हैं इसमें, आपने देखा है, जिसमें संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी इन सभी का श्रेष्ठ अनुवाद इन्होंने किया है। काव्य रूपों में विविधता देखने को मिलती है। एक और तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। तो यहाँ पे प्रगति मुक्तकों का आरंभ भी इस काल में हुआ। मुक्तक फिर आपको आगे छायावाद में चलेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हर युग में आपको कुछ विशेष बातें देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से भारतेंदु युग जो है वो द्विवेदी युग से अलग था, किस प्रकार द्विवेदी युग छायावाद से अलग था, ठीक है, किस प्रकार से प्रगतिवाद से अलग था, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम पूरा अभी हमारा बाकी है, छायावाद करेंगे, फिर हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता ये सब करेंगे, समानांतर कविता ये सब जो है ज़्यादातर उधर से क्वेश्चन आपका पूछा भी नहीं जाता है, पर वो सारा आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। पूरा नोट्स भी आपको जो है समय पे मिल जाएगा। तो ये सभी आपको चीज़ें करनी है। छंदों की विविधता देखने में मिलती है। आप देखिए, काव्य रूप में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था कि नहीं ब्रजभाषा के स्थान पर, और सबसे ज़्यादा प्रचलित इसको किसने किया, द्विवेदी जी ने किया। छंदों की विविधता देखने को मिलती है। दोहा, चौपाई, रोला, सेवैया, कुंडलियों के साथ साथ संस्कृत निष्ठ जो आपके छंद होते थे, जैसे हरिगीतिका, उपेंद्र बजरा, इंद्र वज्रा, शार्दुल, विकिदृत, तांटक, ये सभी का प्रयोग भी किया गया। द्विवेदी युग का महत्व, हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। तो ये सभी चीज़ें आप समझ गए। और इसका क्या महत्व रहा, तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया गया, सभी क्षेत्र में व्याकरणनिष्ठ बनाया गया, भाषा पर पकड़ बनाया गया द्विवेदी युग में, है ना। इसके बाद हिंदी कविता में श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की तरफ मोड़ा गया। किस प्रकार से परिवर्तन आए, देखिए, भारतेंदु युग से या फिर रीतिकाल से अब तक। तो श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की तरफ जोड़ा गया, जनता से प्रगति की तरफ जोड़ा गया, रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की तरफ जोड़ा गया है, ठीक है। द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं गुप्त जी का साकेत महाकाव्य या फिर हरिओद का प्रिय प्रवास, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ब्रज भाषा के सुकवि जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर,
उनका उद्धव शतक भी इस युग में बहुत ही महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा पूरा यहाँ पे फिनिश हो गया है, द्विवेदी युग हमने ख़त्म कर लिया है। और यहाँ तक आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद आपका। और यहाँ पे अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ यहाँ तक आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है या नहीं देखा है। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ जो कि इसी क्लास से संबंधित है, तो बताएंगे कि रस कलश रचना किसकी थी। रस कलश बताएंगे, रस कलश रचना किसकी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चंस करेंगे इसके बहुत अच्छे से। नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।